नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि एक तरफ जहां पर धनंजय अब सीधा ही आयशा मारवा के सामने चला जाता है और इधर अक्षय करण ये सब भी वहां पर अब वह अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर असली आयशा कौन है। तो इधर वो यहाँ पर पूछता है कि इधर करण को एक तरफ धनंजय के ऊपर भी दया आ रही थी और आज पहली बार था जब उसे अक्षय के ऊपर भी इतनी दया आ रही थी, क्योंकि सेम हाल यहाँ पर अक्षय का भी था। अक्षय के साथ भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ भी धोखा हुआ हो। तो इधर गुलेरिया हाउस में ओमकार इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे ऐसे देखकर अब नंदिनी भाभी कहती है, ओमकार क्या हुआ, ऐसे ऐसे चक्कर काटने से भला क्या हो जाएगा, थोड़ा शांति से काम लो। नंदिनी भाभी की इस बात पर अब ओमकार कहता है, भाभी मैं कैसे शांति ले सकता हूँ। अरे मेरी शादी की डेट अब फिक्स हो चुकी है। मेरी शादी में दिन ही कितने बचे हैं भाभी। मैं कब से अनिका दी और जीजू को फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन देखो ना उनका तो फोन ही नहीं लग रहा है। अरे जब तक उनका फोन ही नहीं लगेगा तब तक मैं उन्हें अपनी शादी में आने के लिए कैसे कहूँगा, और बिना उनके मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। और आलिशा दीदी को तो पता है भाभी, जब मैंने उन्हें बताया तो वो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया। अरे उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी शादी के दिन वो अपनी ब्लेसिंग्स यहाँ पर भिजवा देंगी, लेकिन वो खुद मेरी शादी में यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। अब आप खुद ही बताइए ना भाभी कि मेरी शादी में जब मेरे भाई और बहन ही नहीं होंगे तो उस शादी में फिर मज़ा थोड़ी ही ना आएगा। मेरा तो पूरा का पूरा मूड ही ऑफ हो गया है। अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मैं अपने भाई बहन के बिना अपनी शादी नहीं कर सकता। वो तो दादाजी हैं जो उन्होंने ये शादी फिक्स कर दी हैं। अब मैं ना उन्हें मना कर पा रहा हूँ और ना ही मैं अपने भाई बहन से बात कर पा रहा हूँ। और ये कहते हुए ही ओमकार अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। ओमकार सच में आज काफ़ी परेशान था, क्योंकि वो बिल्कुल भी अब सच में अपने भाई बहन के बिना ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। और दूसरी तरफ से अपने दादा के सामने ना कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वहीं नंदिनी अब कहती है, लगता है अब सिद्धार्थ को ही कुछ करना होगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे तो ओमकार और प्रीति का ये स्पेशल डे सच में बर्बाद हो जाएगा। अरे इन दोनों ने कितनी ही प्लानिंग की होगी, कितने ही ख्वाब हो गए दोनों के। अरे दोनों की लव मैरिज है, लेकिन अगर अपने भाई बहन के बिना ये शादी करेंगे तो वो लव मैरिज तो यहाँ पर बहुत ही गंदी होगी, क्योंकि उस दिन इनका मूड ही ठीक नहीं होगा। तो कैसे ही सब कुछ ठीक हो सकता है। वैसे भी करण अंकल तो राजमहल गए ही हैं ना, और राजीव चाचा भी वहाँ पर जाने वाले हैं। वो क्या है ना कि आलिशा से उनकी शादी की बात करने के लिए, क्योंकि दादाजी ने कहा है, तो अब वो वहीं पर जाएंगे। वैसे तो लड़के में सच कहूँ तो कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है, दिखने में काफ़ी हैंडसम तो है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे काफ़ी चिंता हो रही है। आलिशा के बारे में मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। जब से वो यहाँ पर गुलेरिया हाउस में रही थी उनका मूड कैसा होगा मैं अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकती हूँ। होपफुली वो बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। दोनों हमारे गुलेरिया हाउस की दोनों ही बेटियों की नसीब में तो सच में राजकुमार ही हैं। जहां एक तरफ नंदिनी भाभी गुलेरिया हाउस के बच्चों को घर लाने की प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि ओमकार की शादी यहाँ पर पूरी धूमधाम से हो। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में कैलाश अधिकारी के पैलेस में यहाँ पर डांसिंग हॉल में श्रेया और पिंकी दोनों ही डांस कर रही थी। तो वहीं अब पिंकी डांस करते हुए कहती है, बड़ी मामी अच्छे से कीजिए ना, आपके हाथों का पोस्चर सही नहीं आ रहा है। इधर ये सुनते ही अब क्योंकि अंजलि मामी भी वहीं पर ही थी, इसलिए अब अंजलि मामी कहती है,
अरे अरे बेटा, मैं आपकी और आपके मम्मा जैसी डांसर नहीं हूँ। आप दोनों सच में बहुत ही अच्छा डांस कर रही हो। वो तो मुझे ये सब कुछ सीखने में इसलिए वक्त भी तो लगेगा ना। सो बेटा प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं इतना अच्छा डांस नहीं कर पाऊंगी। और हाँ, मैं आपकी कोई बड़ी मामी नहीं हूँ, मैं आपकी दादी माँ हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मुझे अपनी दादी माँ कहिए। इधर अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, आंटी क्या फर्क पड़ता है, पिंकी आपको क्या बुलाती है, क्योंकि पहले तो वो आपको बड़ी मामी ही बोलती थी ना, वो तो बाद में पता चला है कि आप उसकी दादी माँ हो। और वैसे भी रिश्ते काफ़ी ही कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, मेरे ख्याल से अभी इस बारे में बाद में ही बात करें तो बेहतर है। श्वेता की यहाँ पर श्रेया की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ बेटा, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जब हम एक बार किसी भी रिश्ते को एक नाम देते हैं तो उसके बाद उस रिश्ते का नाम चेंज करने में, उसे जुबान पर लाने में थोड़ी सी तो दिक्कत होती है। वैसे मेरे ख्याल से अब हमें नीचे चलना चाहिए, वो क्या है ना, सब लोग वहाँ पर वेट कर रहे होंगे। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही श्रेया कहती है, पिंकी बेटा, आप अभी अपने रूम में जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाइए और उसके बाद हम सभी नीचे हॉल में सभी से ही मिलते हैं, क्योंकि आज की प्रैक्टिस सच में बहुत हो गई है। और ये कहते हुए ही श्रेया अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है ताकि श्रेया भी जल्दी से फ्रेश सो सके। तो वहाँ नीचे हॉल में बैठे आकाश और मयूर अभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मयूर अभी यहाँ पर कहता है, यार आकाश, मैं अपने घर को काफ़ी मिस कर रहा हूँ। सच में मुझे तो अब ऐसा लगता है कि हम शादी करके अपने घर से विदा होकर अब यहाँ पर अपने ससुराल में रहने के लिए आए हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ इतने लंबे समय से आकाश कैलाश अधिकारी के घर में रह रहा था, तो काफ़ी समय तक यहाँ पर मयूर भी यहाँ पर निखिल के पापा के घर यानी कि राजलक्ष्मी के पापा के घर रहा था। इस बात पर अब आकाश कहता है, पापा यहाँ पर आने वाले हैं, मैंने सुना है वो पेरिस आएंगे। ये सुनते अब मयूर कहता है, कौन से पापा। अब मयूर की इस बात पर आकाश कहता है, अरे कितने पापा हैं मेरे बेवकूफ़। इधर में आकाश की ये बात सुनते ही मयूर कहता है, एक तो तुम्हारे ओरिजिनल पापा बायोलॉजिकल पापा राजीव चाचा हैं और दूसरे करण अंकल हैं, और हाँ एक जिसके यहाँ पर अब अभी हम रह रहे हैं। तो अब तुम खुद ही देखो ना, तुम्हारे 3 पापा हुए। मयूर की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया अब मयूर की तरफ घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं, हाँ तो राजीव पापा यहाँ पर आ रहे हैं, वो कह रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनते ही अब मयूर कहता है, अच्छा फिर तो देखते हैं, वैसे अच्छा लगेगा क्योंकि इतने समय के बाद एटलीस्ट हम राजीव चाचा से तो मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर मयूर और आकाश दोनों ही अपने घर को बहुत ही मिस कर रहे थे। तो इधर स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में सभी बस अब एक दूसरे को ही देख रहे थे। यहाँ का माहौल सब पूरा का पूरा किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर इस खामोशी को देखकर अब फाइनली फिर से धनंजय पीरामल कहते हैं, अपना मुंह खुलेगा, इतना बड़ा धोखा क्यों किया है हमारे साथ आयशा, इसलिए अब अपना मुंह खोलो। और हाँ, क्या मिल गया आप दोनों को ऐसा करके, क्योंकि आप दोनों में से आयशा चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन इस पूरे के पूरे खेल को तुम दोनों ने ही रचा है। और तुम दोनों ने ही एक तरफ जहां मुझे धोखे में रखा तो वहीं अक्षय को भी धोखे में रखा है। इसलिए अब साफ हमें बताओ कि आखिर ये सब क्यों किया, क्या हासिल करना चाहते थे ये सब करके हम दोनों को धोखे में रखकर। अरे जहाँ मैं ये सोचता रहा कि आयशा अक्षय से प्यार करती है, तो अक्षय के मन में भी न जाने मेरे ही तरह कितने सवाल उमड़ रहे होंगे। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सवाल अब तुम दोनों में से किससे करूं, और कौन मुझे इसके बारे में सच बताएगा। इसलिए मैं अब दोनों से ही एक साथ पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है कि कौन असली आयशा है और कौन नहीं। इसलिए दोनों में से प्लीज मुझे मेरे जवाब का आंसर दो।
धनंजय को अब इस तरह से थोड़ा सा गुस्सा करते हुए देखकर इस बात का जवाब देते हुए यहाँ पर फाइनली अब नताशा अपना मुंह खोलती और अब नताशा कहती है, हम आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले उससे पहले आप मुझे बताइए कि मेरे बेटे राहुल का चेहरा ऐसा कैसे है। मुझे राहुल के बारे में सच जानना है। क्यों किया है इसके साथ ये सब, जिस वजह से मैंने अपने बच्चे को खुद से अलग किया था। ये सुनते यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो आयशा, या जो भी कुछ तुम हो, मुझे नहीं पता तुम आयशा हो या नहीं, लेकिन तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम दोनों ने हमारे इमोशंस के साथ क्यों खेला? और जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम किसी से प्यार करती हो, और उसने तुम्हें अपना नाम भी गलत बताया था, या मैं यूँ कहूँ कि तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से ही हुई थी। समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा ही हुआ था ना। तो अब अचानक से ये सब कुछ क्या है? बताओ आयशा। इधर अक्षय वर्मा किससे प्यार करता था? इस बात पर अब यहाँ पर अक्षय बीच में बोलते हुए कहता है, मैं किसी और से नहीं धनंजय, मैं आयशा से प्यार करता था, आयशा से प्यार करता हूँ। उस आयशा से जो अपनी बातें बेबाकी से कहती थी, वो कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं थी, वो किसी से डरती नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में कभी भी कोई भी डर नहीं देखा। उसके पास हर एक बात का जवाब होता था, चाहे वो कैसा भी जवाब क्यों ना हो। और हाँ, डर तो उसके आसपास भी नहीं था। एक ऐसी आयशा से प्यार करता हूँ मैं। अक्षय की यहाँ पर ये बात सुनते ही यहाँ पर स्वाति कहती है, धनंजय भाई, अक्षय ने तो बता दिया कि वो किस आयशा से प्यार करता है। अब आप भी बता दीजिए कि आप किस आयशा से प्यार करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर आप दोनों ने ही ये चीज़ नोटिस की है कि आयशा को स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी थी। तो देखो, अक्षय ने अपनी तरफ से एक आयशा की एक पर्सनैलिटी बता दी। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका आयशा की कौन सी पर्सनैलिटी से प्यार करते थे? इधर स्वाति मल्होत्रा के सवाल पर अब धनंजय पीरामल जब अपनी आंखों को बंद करते हैं तो उनकी आंखों के सामने तो एक अलग ही आयशा थी। वो आयशा जिसकी आंखों में शर्म थी और बातों में एक अदाब, और वो गुस्से में भी कभी किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती थी। किसी को जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। धनंजय को आज भी याद था जब धनंजय ने अपने मन की बात आयशा से कही थी, तो उस वक्त आयशा ने धनंजय की फीलिंग को रिस्पेक्ट किया था। और जब जाने अनजाने में उन दोनों के बीच में वो रिश्ता बना था, होश में आने के बाद तो आयशा की आंखों में अपने लिए गुस्सा और नाराजगी धनंजय ने खुद देखी थी। लेकिन उसने फिर भी आयशा ने कभी भी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि अगर आयशा चाहती तो उस समय वो धनंजय को कुछ भी कह सकती थी। लेकिन फिर भी आयशा ने इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार किया था और धनंजय को अपनी बात कहने का मौका भी दिया था। एक ऐसी आयशा से धनंजय ने प्यार किया था। इधर अब ये सब सोचने के बाद अब यहाँ पर धनंजय अब अपनी आंखों को खोल देते हैं और अब एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हुए अब यहाँ पर धनंजय कहता है, मेरा दोस्त करण बेगुनाह है, उसने आयशा को धोखा नहीं दिया है। इधर यहाँ पर अचानक से उसकी इस बात को कहकर धनंजय पीरामल अब अपनी आयशा को पहचानना चाहते थे। वैसे तो उनके दिल को पता था कि उनकी आयशा कौन है, लेकिन वो एक बार अपने दिल की तसल्ली के लिए उन्होंने ये कहा था कि तभी उन्होंने आयशा और नताशा के चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशन देखे। वो दोनों के ही चेहरों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तो वही एग्रेशन के साथ अब यहाँ पर नताशा कहती है, बहुत भरोसा है आपको अपने इस दोस्त पर। हाँ, क्योंकि जैसे ही धनंजय ने यहाँ पर अपने दोस्त का नाम लिया तो करण का नाम आते ही नताशा भी यहाँ पर आग बबूला हो जाती है, क्योंकि अभी भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं हुई थी। अब इसलिए वो यहाँ पर बीच में ही बोलते हुए कहती है, बहुत भरोसा है इस पर, लेकिन उसका क्या जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। या नताशा का साथ देते हुए अब आयशा भी बड़ी ही शांति से कहती है, भरोसा अच्छी बात है धनंजय, और वैसे भी ये आपके दोस्त हैं और आपके साथ शायद वफादार होंगे।
इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि दोस्त दोस्त के लिए वफादार होता है, लेकिन मेरे लिए इनके ऊपर भरोसा करना अब थोड़ा सा मुश्किल है। मैं भी इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। अब ये सुनते ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण, मेरे मन में भी तुम्हें लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों कह रही हैं, इनकी बातों को सुनने के बाद तो मैं भी अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहती हूँ, जिन्हें मैं पर्सनली तुमसे मिलकर शॉर्ट आउट करना चाहूँगी। ये सारी की सारी बातें सुनकर करण अब देखता है कि यहाँ पर सारा का सारा इल्जाम तो अब करण के ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर करण ही गिल्टी फील हो रहा है। इसलिए करण गुलेरिया बीच में कहते हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने किया क्या है जो इस तरह से अचानक से सभी अब मेरे दुश्मन बन गए हैं। बस मेरा एक दोस्त मेरे साथ खड़ा है, नहीं तो तुम तीनों के तीनों यहाँ पर मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो। और इस अक्षय से तो मैं उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इससे तो मुझे पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी। इधर करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, सिर्फ तब तक जब मुझे आयशा का सच पता नहीं चल जाता करण। और हाँ, तू भी सच ही बोलेगा। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, पहले मुझे भी तो ये पता चले कि मैंने किया क्या है धनंजय, क्योंकि जब मुझे मेरी गलती के बारे में पता चलेगा तभी तो मैं उसके बारे में सच बोलूँगा ना। क्योंकि मुझे तो ये ही नहीं पता है कि मुझे सच किस बारे में बोलना है। करण की इस बात को सुनकर अब अक्षय वर्मा कहते हैं, वो सारी बातें तो बाद में होंगी, पहले मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे चाहिए। अब अक्षय की ये बात सुनते ही अब नताशा अब उसको फिर से गुस्सा आता है, क्योंकि इतना सारा मैस क्रिएट होने के बाद जैसे ही अक्षय फिर से बीच में बोलता है तो नताशा अब अक्षय वर्मा के कॉलर को पकड़ कर कहती है, तुम चलो, तुम्हारे सवालों का जवाब तो अब मैं देती हूँ। इधर जैसे ही नताशा ने कहा, ये सुनते ही अक्षय वर्मा कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ अकेले बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तुम मुझे मारोगी, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी, बल्कि वॉयलेंस से उन्हें दबा दोगी। अक्षय की ये बात सुनते ही नताशा कहती है, वो काम तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर इतने सारे लोगों के बीच में तुम्हें कोई बचा लेगा, तो वो तुम्हारा वहम है। और वो क्या है ना, अगर तुम्हें मारना ही होता ना, तो मैं तुम्हें अनिका से नहीं बचाती। उसी वक्त ही मैं तुम पर उसी वक्त मैं वहां पर नहीं पहुंच जाती। अब अपना मुंह खोलो। इधर जैसे ही नताशा ने ये कहा, ये सुनते ही अब अक्षय वर्मा कहता है, तो तुम कौन हो? अक्षय की इस बात का जवाब इससे पहले कि नताशा देती कि तभी अब आयशा मारवा कहती है, वो आयशा है। ये सुनते ही अब सभी हैरानी से बस आयशा को ही देख रहे थे। तो वहीं अब यहाँ पर नताशा जब हैरानी से आयशा की तरफ देखती है कि आखिर वो अभी भी उसे ही आयशा क्यों बता रही है, तो वो अपनी बहन को की हैरानी को समझते हुए अब आयशा नताशा को आंखों के इशारे से विंडो के पास देखने के लिए कहती है। जब आयशा की नज़रों को पढ़ते हुए नताशा अब जब उस तरफ देखती है, तो वो विंडो के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर आसमान में यहाँ पर ढेर सारे जियंट ईगल उड़ रहे थे। उन जियंट ईगल को देखकर तो नताशा को भी शौक लगता है और अब वो पीछे की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देती है। तो वहीं आयशा मारवा अब जल्दी से अपने फेस को कवर करती है। अब बस उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। इधर आयशा अब यहाँ पर अपने फेस को कवर करने के बाद स्वाति को देखकर कहती है, अब स्वाति, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है। इधर आयशा की ये बात सुनते ही स्वाति, जो कि खुद शौक थी कि आखिर अभी अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आयशा अभी इस तरह से उसने फेस को कवर कर लिया और वो जाने की कह रही है। इसलिए वो कहती है, कुछ हुआ है क्या? अचानक से इस तरह ये सब कैसे जाने की बात कह रही हो? और ये कहते हुए स्वाति मल्होत्रा की नजर भी जब उस विंडो पर जाती है तो उन जियंट ईगल को देखकर अब वो कहती है, ये तो वही है ना जो कभी तुम दोनों के सच को सामने नहीं आने देते हैं। उन्हें देखकर अब नताशा कहती है, स्वाति, ये सब इतना आसान नहीं है। और ये कहते हुए ही नताशा के मन का डर अब अचानक से सामने आ जाता है। और जैसे ही यहाँ पर नताशा एकदम से इन सब को देख कर डर जाती है, तो नताशा अभी अपने डर के मारे जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी
तभी अक्षय वर्मा उसे संभालते हुए कहता है, आयशा आयशा प्लीज संभालो खुद को। और क्या हुआ? देखो देखो अब कोई बात मत छुपाओ, प्लीज प्लीज अब सच बता दो। यहाँ पर ये सभी एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे कि तभी उस पैलेस में जितने भी स्टैचू थे वो सभी अभी अलर्ट करने लगते हैं और वो स्टैचू कहते हैं, डेंजर डेंजर इज कमिंग, जॉइन विद अस एंड प्ले विद अस। अब जैसे इन स्टैचू की आवाज़ यहाँ पर सभी के कानों में जाती है, ये सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग अब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं कि आखिर अब कौन सा खतरा उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा ये सब कुछ समझ जाती है और कहती है, मेरा शक सही निकला, मेरे पैलेस में दुश्मनों की नज़र थी। अनिका ने कहा था कि मेरे जिंदा होने का सच दुश्मनों को पता है और इसलिए वो शांति से तो नहीं बैठेंगे, इसलिए अब हमें रेडी होना होगा। जैसे ही स्वाति ने ये कहा, ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं सामने की स्क्रीन को ऑन करता हूँ स्वाति। और ये कहते हुए ही वो जल्दी से वो हॉल में रखे हुए टीवी स्क्रीन को ऑन कर देते हैं। और जैसे ही करण ने यहाँ पर टीवी की स्क्रीन को ऑन किया तो सामने के नज़ारे को देखकर अब करण कहते हैं, ये सब क्या है? करण किस बात पर? अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये जीएनटी गर्ल एक्सपेरिमेंटेड है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हम क्या करें और दुश्मनों के इस वार का अब क्या जवाब देंगे? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम सभी अभी सिर्फ ऊपर की तरफ देख रहे हो, जरा गेट के सामने खड़ी 5 से 6 गाड़ियों को तो देखो, क्योंकि खतरा अब हर तरफ है। यहाँ करण गुलेरिया ने कहा ही था कि तभी उसी वक्त उस गाड़ी में से कुछ लोग बाहर निकलकर आ जाते हैं। उन लोगों को देखते हुए अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, वी नीड टू डू समथिंग। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, 1 मिनट करण, कोई भी अभी पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि ये समय अभी पैनिक करने का नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से सब डिसीजन लेने का है। और ये कहते हुए स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से किचन में चली जाती है। स्वाति मल्होत्रा ने खुद यहाँ पे इस पैलेस को बनाया था। करण भी इस चीज के बारे में अच्छी तरह से जानता था, इवन इस बटन के बारे में भी। इसलिए स्वाति मल्होत्रा सबसे पहले किचन में जाकर इस बटन को ही प्रेस कर देती है। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर इस बटन को प्रेस किया तो इसे प्रेस करते ही कुछ ही देर में एक इनविजिबल स्टैचू अब यहाँ पर अपीयर हो जाता है। उसके अपीयर होते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब उस स्टैचू में लगे हुए बटन को अब प्रेस कर देती है। जैसे ही यहाँ पर यह बटन प्रेस होता है तो किचन की दीवार पर अब यहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है। उसे देखकर स्वाति अब सभी को आवाज लगाती है कि आप सभी जल्दी से यहाँ पर किचन में आइए। वो उन सबको वहाँ पर आने के लिए कहती है। इधर स्वाति की इस आवाज को सुनकर सभी अब हैरान होते हैं कि आखिर अब स्वाति किचन से क्या करेगी। हालांकि करण जानते थे कि अब स्वाति के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि एक बार करण ने भी बच्चों के साथ यहाँ पर एक ऐसी ही सिचुएशन को संभाला था। इसलिए स्वाति की आवाज को सुनकर सभी किचन की तरफ आने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सभी वहाँ पर आ जाते हैं तो धनंजय पीरामल ने राहुल को यहाँ पर पकड़ा हुआ था। इधर उसे ऐसे देखकर अब स्वाति कहती है, इस दरवाजे के अंदर जाइए। ये सुनते ही अब नताशा सबसे पहले आयशा को जाने के लिए कहती है। तो वहीं आयशा भी नताशा को कहती है कि पहले वो अंदर जाए। इधर इन दोनों ही एक दूसरे को पहले जाने के लिए कह रही थी और पहले कोई भी नहीं जा रही थी। इधर इन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं था। उनकी इन बातों को सुनकर अब अक्षय वर्मा कहता है, अरे देवियों, कोई भी पहले चली जाओ, वरना पहले तुम के चक्कर में हम सब यहीं पर ही मारे जाएंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वो सर जी के आदमी हैं, उनका हाथ पहले चलता है और मुंह बाद में। कहीं ऐसा ना हो कि जब उनका हाथ चले तो हम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा ना बचे। अक्षय की ये बात सुनते ही नताशा भी यहाँ पर उसे एक तेज लुक देती है, क्योंकि उसे अक्षय का बार बार इतना बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और इसके बाद अब वो यहाँ पर आयशा के हाथ को पकड़कर अब अंदर चली जाती है।
वो दोनों अब एक साथ अंदर जाती हैं तो वहीं करण गुलेरिया अब अंदर जाते ही अब राहुल के हाथ को पकड़कर अब उसे अंदर की तरफ खींच लेते हैं। और उसके बाद धनंजय पीरामल और फिर रक्षा वर्मा इधर सभी के अंदर जाने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब उस पैलेस के मेन स्टैचू के पास जाकर अब इस पैलेस की सारी कमांड अब उस स्टैचू के हाथों में ही सौंप देती है और फिर वो उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। इधर कुछ ही देर में वो दरवाजा अब इन सब के वहां से जाने के बाद अब अपने आप ही ये दरवाजा फिर से गायब हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। इतना ही नहीं, देखते ही देखते यहाँ पर पूरा का पूरा पैलेस एक एक झटके में गायब हो गया था। वो लोग जिनके सामने अब इतना बड़ा पैलेस खड़ा हुआ था, अब उनकी आंखों के सामने यहाँ पर उस पैलेस की जगह सिर्फ और सिर्फ जंगल था। देखते ही देखते यहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें से अब यहाँ पर ये सब देख कर अब एक आदमी कहता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? अरे आंखों के सामने से पूरा का पूरा पैलेस कैसे गायब हो गया? अभी तो यहाँ पर एक कितना बड़ा खूबसूरत सा पैलेस दिखाई दे रहा था। वो कभी यहाँ पर अपनी आंखों को मसल रहे थे तो कभी इस जगह को देख रहे थे जहाँ पर अब उन्हें बस जंगल ही दिखाई दे रहा था। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था जो अभी भी उनकी आंखों के सामने उनके साथ हुआ। इसलिए वो अपनी हैरानी में जल्दी से अब उनमें से एक आदमी अब अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से बाहर निकालता है और अब उस फ़ोन से अब वो एक नंबर को डायल कर देता है। उस नंबर को डायल करने के बाद अब यहाँ पर कॉल लगा कर कहता है, बॉस यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब एक जंगल है। अब अपने आदमी की ये बात सुनते ही उसे सामने से आवाज़ आती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे ठीक से चेक करो, वहाँ जरूर एक पैलेस होगा। अपने इस बॉस की आवाज को सुनकर इससे पहले कि वो आदमी ठीक से कोई भी जवाब देता कि तभी उसके सामने से एक विशालकाय अजगर अब दिखाई देता है। अब उस आदमी को लगता है कि वो अजगर अब इन लोगों को खाने के लिए ही इधर आया है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही बड़ा था। इसे देखकर अच्छो क्या यहाँ पर शरीर कांपने लग जाए। इतने बड़े अजगर को देखकर वो सभी अभी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, इस डर के मारे कि कहीं ये अजगर उन्हें ऐसे ना निगल जाए। और गाड़ी में बैठकर वो वहां से भागने लगते हैं तो उनके पीछे से वो एक्सपेरिमेंटेड जिएंट ईगल भी चले जाते हैं। इधर पैलेस के अंदर वो सभी यहाँ पर जो अभी यहाँ पर बारी बारी से अंदर की तरफ गए थे, वो भी यहाँ पर एक बड़े से हॉल में आ चुके थे। इधर यहाँ पर अब धनंजय राहुल को एक रूम में लेकर जाता है और उसके बाद उसे वहाँ पर उस रूम में लेटा देता है। राहुल को वहाँ पर लेटाने के बाद वो भी बाहर आकर कहते हैं, स्वाति बाहर। वो सभी इस बात पर स्वाति के चेहरे पर अभी यहाँ पर एक स्माइल थी और अब वो कहती है, बाहर की चिंता तुम लोग मत करो, बाहर सब कुछ ठीक है। अब उनका दिमाग ही उनका दुश्मन बनेगा। खैर ये सब छोड़ो, टेबल पर बैठकर अभी बातें करते हैं। और वैसे भी सभी के मन में बहुत से सवाल हैं, तो यहाँ पर बैठकर हम सभी अपने अपने सवालों के जवाब जानते हैं, क्योंकि अब इन सवालों के जवाब जानना हम सब के लिए जरूरी हो गया है। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही वो वहाँ पर रखे हुए एक बड़े से टेबल पर बैठ जाते हैं, क्योंकि स्वाति के कहे अनुसार अब उन्हें यकीन हो गया था कि अब वो यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। और वहाँ पर बैठने के बाद अब वो बातें करते हैं। तो अब स्वाति कहती है, धनंजय भाई और अक्षय वर्मा, आप दोनों एक एक करके अपने अपने सवाल पूछिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम दोनों के लिए ही है। ये सुनते ही सबसे पहले धनंजय पीरामल कहते हैं, आप दोनों में से अब हमें सच सच बताइएगा कि असली आयशा कौन है। धनंजय की इस बात का जवाब देते हुए आयशा मारवा पहले अपने फेस के कपड़े को अब हटा देती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी कि अब यहाँ पर उसे कोई भी नहीं देख रहा। और अब वो यहाँ पर इधर उधर देखने लगती है। इधर आयशा के मन को पढ़ते हुए कि आयशा ने भले ही अपने चेहरे का कपड़ा हटा दिया हो, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं हुई है कि वो यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है, यहाँ पर उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। तो अब स्वाति कहती है, रिलैक्स आयशा, यहाँ पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। ये रूम साउंड प्रूफ है, यहाँ पर कोई तुम्हारी आवाज़ को भी इस रूम से बाहर नहीं सुन सकता। तुम्हारी बात हमारे अलावा और कोई भी नहीं सुन पाएगा। सो अभी तुम रिलैक्स होकर सब कुछ सच सच बता सकती हो।
और क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं पता तुम्हें ये सच बताने का मौका मिलेगा या नहीं, इसलिए आप तुम्हारे मन में जो भी कुछ है वो अभी निकाल दो। अब स्वाति की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, माँ कहती थी कि दीवारों के भी कान होते हैं स्वाति, इसलिए हम दोनों कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि माँ ने हमें साफ साफ कहा है। इधर आयशा का साथ देते हुए अब नताशा भी कहती है, आप सभी हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम बिल्कुल भी आप लोगों को सच नहीं बता सकते हैं। हमने हमारी माँ से वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो जाए, हम कभी भी सच नहीं कहेंगे, अपने मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं। नताशा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो बात अब सिर्फ आप दोनों की नहीं रह गई है, आप दोनों धनंजय और अक्षय की जिंदगी भी अब आप दोनों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर बात तुम दोनों तक ही सीमित होती तो हम बिल्कुल भी तुम लोगों को प्रेशर नहीं करते, हम बिल्कुल भी इस तरह से दबाव नहीं डालते। लेकिन अब तुम दोनों ये भी सोचो ना कि इससे धनंजय और अक्षय की ज़िंदगी कितनी अफेक्ट हो रही है, वो दोनों ना जाने क्या क्या सोच रहे हैं। करण की इस बात पर अब आयशा नताशा की तरफ देखती है तो वहीं नताशा आयशा को देखती है। दोनों को इस तरह से देखता हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो तुम दोनों इतने सालों के रिश्ते में यहाँ तक कि आप दोनों ही मेरे और अक्षय के बेटे को जन्म दे चुकी हैं, तो अब आप दोनों हमें इतना बताइए कि क्या आप दोनों हमसे प्यार नहीं करती हैं क्या? क्योंकि अब बिना प्यार के तो शायद इतना सब कुछ ये सफ़र यहाँ तक होना मुश्किल था।